नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर मेंशन्ड अंडर पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का जो संघ है, स्टेट है, उनको भारत के संविधान के भाग 1 में उनका जिक्र किया गया है। द कंसर्न्ड आर्टिकल फ्रॉम 1 to 4। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 1 से 4। आज हम इस सेशन में 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक होगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड टॉपिक होगा इंडियन सिटीजनशिप और थर्ड टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स। और हम आज जो पहला टॉपिक कर रहे हैं वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें जो 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो ये है कि जो यूनियन और उसकी टेरिटरी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। दूसरा, जे भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है वो है पार्ट 1। सबसे पहले हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं। क्या है इस आर्टिकल 1 में? आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। शिल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। और भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका जो राइट आंसर है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मीनिंग है? नो स्टेट हैड राइट टू सेपरेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन। किसी भी स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो भारत से अलग हो सकता है। ये बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है जो भारतीय संविधान में की गई है। यदि ये प्रोविजन ना की जाती तो आज भारत के अनेकों टुकड़े, अनेकों देश बन जाते। द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज कवर्ड बाय ईच ऑफ देम हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 में जो सभी स्टेट हैं, स्टेट हमारे हैं 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनके क्या नाम है, उनकी क्या कितनी टेरिटरी है, कितना उनका क्षेत्र है, इसका जो वर्णन हमें आर्टिकल 1 में मिलता है। अदर कंट्रीज पोसेशंस कैन बी एडेड टू इंडिया। दूसरे देशों के जो जायदाद है, जो जमीन है, उसे भारत में शामिल किया जा सकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक शोध के माध्यम से। ये भी आर्टिकल 1 में कहा गया है। और इस आर्टिकल का प्रयोग कर हमने 3 जो अमेंडमेंट की हैं, 3 अमेंडमेंट की हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट है 10th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1962। एक तो हमने 1962 में संविधान की 10वीं शोध की है, एक 12वीं शोध की है 1962 में, और एक 14वीं शोध की है 1962 में। और इन तीनों जो शोधों में हमने क्या किया, जो 10वीं शोध है उसके तहत हमने दादरा एंड नगर हवेली को एज अ यूटी भारत में ऐड कर लिया। दादरा और नगर हवेली, इस पर कब्जा किसका था? पुर्तगालियों का था। इसी प्रकार गोवा, दमन, दीव, इसे भी हमने ऐड कर लिया, एज अ यूटी भारत में ऐड कर लिया संविधान की 12वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, जो 1962 में हुई। और इसी प्रकार हमने जो 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में हुई है उसके माध्यम से हमने पौंडीचेरी, कारिकल, माहे एंड जमन, इनको भी हमने अपने भारत में ऐड कर लिया। और ये सभी जो प्रदेश पौंडीचेरी, कारिकल, माहे और जनम, ये सभी फ्रेंच के कब्जे में थे। ये सभी आर्टिकल 1 के तहत किया गया है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2 पावर्स टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ये आर्टिकल 2 शक्तियां प्रदान करता है। पहली क्या है? पावर टू एडमिट द न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। कि इस पहली प्रथम पावर के तहत जो भारत है वो नए स्टेट को भारत में शामिल करने की शक्ति रखता है, डेट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसे स्टेट जो भारत का पार्ट नहीं है, भाग नहीं है, उन्हें भी आर्टिकल 2 के तहत भारत में शामिल कर सकता है। पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स डेट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। भारत पार्लियामेंट को पावर दी है आर्टिकल 2 ने कि वह नए स्टेट भी स्टैब्लिश कर सकता है, पर वो भी भारत का भाग ना हो, ऐसे स्टेट। इस आर्टिकल के तहत क्या किया गया है? 36 अमेंडमेंट की गई है, 36 शोध की गई है, जिसके तहत जो सिक्किम था उसे एज अ स्टेट भारत में शामिल कराया गया है। जो 1900 जो हुई थी शोध 1975 में हुई थी। 76 और 36 और 35 जो अमेंडमेंट हुई है वो 75 में हुई है। 75 से पहले जो सिक्किम था वो एक अलग अपना टेरिटरी थी, भारत का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। 36 अमेंडमेंट के माध्यम से सिक्किम को भारत का स्टेट बना लिया गया। ये भी आर्टिकल 2 के तहत हुआ है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 इसका संबंध किस किस से है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यदि कोई न्यू स्टेट बनाना है उससे संबंधित है। आर्टिकल 3 का संबंध जो भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितनी भारत की जो सीमा है उसके बीच है। जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उन दोनों को मिलाकर एक न्यू स्टेट फॉर्मेशन हो सकती है, ये बात कही गई है। अल्टरेशन द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट का जो एरिया है उसे कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है।
बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, आज जो स्टेट वर्तमान में है उनके नेम और बाउंड्री उसे भी चेंज किया जा सकता है। Thus, Parliament can increase or diminish the area of any state or can alter the boundaries or name of any state. इस प्रकार पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के तहत पावर है कि वो किसी भी एरिया को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है और किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है उसे चेंज कर सकती है और किसी स्टेट का नाम बदल सकती है। ये सभी पावरें हैं आर्टिकल 3 के तहत। पार्लियामेंट फॉलोज द फॉलोइंग प्रोसीजर इन दिस रिगार्ड। इसके संदर्भ में पार्लियामेंट है वो एक प्रोसीजर फॉलो करता है। वो क्या है प्रोसीजर, हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट को जो न्यू कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि जो पार्लियामेंट में बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो राष्ट्रपति की सिफारिश लेकर ही पार्लियामेंट में केवल पेश किया जा सकता है। पहले राष्ट्रपति से रिकमेंड कराना पड़ेगा बिल, फिर ही पार्लियामेंट में वो पेश किया जा सकता है। दूसरा, प्रेसिडेंट शेल बिफोर गिविंग रिकमेंडेशन, जो राष्ट्रपति सिफारिश देने से पहले रेफर दी बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, बिल को उस स्टेट की विधानसभा को रेफर कर सकता है, भेज सकता है, विच इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, जो स्टेट प्रभावित होने जा रहा है, बाय द चेंज प्रपोज्ड इन द बिल, जो बिल में जो प्रस्ताव दिए गए हैं उस चेंजेस से जो अफेक्ट होने जा रहा है उस स्टेट को भी प्रेसिडेंट है वो बिल भेज सकता है रिकमेंडेशन देने से पहले। द स्टेट लेजिस्लेचर मे एक्सप्रेस इट्स व्यू ऑन द बिल सेंट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने जो बिल स्टेट की राज्य की जो विधानसभा को भेजा है उस पर स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानसभा कुछ अपने विचार प्रकट कर सकती है, व्यू दे सकती है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, पर जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो उस स्टेट की विधानसभा ने जो विचार दिए हैं उसको स्वीकार करने के लिए पाबंद नहीं है, बांधे नहीं है। इन केस ऑफ ड्यूटी, पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट डीम्स फिट। किसी भी यदि केंद्र शासित प्रदेश का कोई सवाल है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, नेम चेंज करना है, तो उसके संदर्भ में पार्लियामेंट खुद अपने आप फैसले ले लेता है जो पार्लियामेंट को उचित लगता है। इसके लिए जो प्रेसिडेंट है वो बिल को उस स्टेट की ड्यूटी के पास नहीं भेजता। तो हमने आर्टिकल में 3 से क्या क्या हमने सीखा है। किसी स्टेट का नेम चेंज करना हो तो उसके लिए प्रोविजन है आर्टिकल 3। किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो तो उसके लिए भी आर्टिकल है 3। जे स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट है, पुराने स्टेट हैं जो भारत के भीतर अभी हैं, उन स्टेटों की बात चल रही है। अब चलते हैं आर्टिकल 4 में। जो आर्टिकल 4 है, दिस आर्टिकल अलाउज दी कॉन्सिक्वेंशनल चेंजेस। ये आर्टिकल कुछ प्रमाणिक तब्दीलियों को अलाउ करता है। कौन कौन सी, जो फर्स्ट शेड्यूल में यदि कोई चेंज करना है, किसी स्टेट और यूनियन के नेम को चेंज करना है, और 4th शेड्यूल में राज्यसभा की जो हर एक स्टेट की जो सीट अलॉट है वो चेंज करनी है। जैसे राज्यसभा की जो पंजाब से 7 MP चुनकर जाते हैं, तो यदि 7 को बढ़ाकर 8 या 9 करना हो तो आर्टिकल 4 के तहत वो किया जा सकता है। मिसलेनियस, जो कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है स्टेट और टेरिटरी से, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो 1947 का जो भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट है, गिव 3 ऑप्शन टू दी प्रिंसली स्टेट। इस एक्ट के तहत जो राज्य की स्टेट है उसे 3 ऑप्शनें दी गई, एदर टू ज्वाइन इंडिया, भारत में शामिल हो जाएं, और पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और रिमेन इंडिपेंडेंट, जहाँ अपने आप को आज़ाद देश घोषित करें। आउट ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट, कुल जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो थी 552। उनमें से 500 जो 49 स्टेट्स हैं इंटीग्रेटेड विद इंडिया, भारत में सम्मिलित हो गई बाय द एफर्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की कोशिशों से 552 से 549 जो स्टेट हैं वो भारत में सम्मिलित हो गई। वीपी मेनन का जो नाम है वो भी एक भारत को इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जे भूमिका इनकी रही है। डेट इज़ वाई यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की शक्ति थी कि उन्होंने 552 जो स्टेट थे उनमें से 549 को भारत में ही शामिल करवा लिया। अब जो 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं उस पर चलते हैं। सबसे पहले हैदराबाद, जो निजामों की रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी, इसे पुलिस एक्शन के माध्यम से भारत में सम्मिलित कराया गया, इन्हें शामिल कराया गया। दिस ऑपरेशन इज नोन एज पोलो, इस ऑपरेशन को पोलो कहा जाता है। सेकंड है जूनागढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जूनागढ़ इन गुजरात, जूनागढ़ गुजरात में है, ये भी एक रियासत थी। वाज इंटीग्रेटेड थ्रू रेफरेंडम, रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह, लोगों ने वोट डाली और उन्होंने अपना जो जजमेंट और निर्णय दिया वो भारत के फेवर में दिया। इस प्रकार जूनागढ़ है वो भी रेफरेंडम जनमत के संग्रह के द्वारा भारत में सम्मिलित हुआ, शामिल हुआ। कश्मीर, कश्मीर वाज इंटीग्रेटेड थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है कि जो वहाँ का राजा था कश्मीर का, हरी सिंह, वो अपने आप को एक अलग देश घोषित करना चाहता था। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया
कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद की पुकार की, तो जो वीपी मेनन हैं उन्होंने पत्र लिखा हरि सिंह को कि आप कानूनी रूप पर भारत का हिस्सा स्वीकार कर ले तो हम आपकी मदद करेंगे। तो तब हरि सिंह जो वहाँ का राजा था, तो उसने पत्र के माध्यम से 26 अक्टूबर 1947 को घोषणा की कि हम भारत का भाग हैं। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटीजन। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है कि जो सिटीजन है वो भारत के कौन से भाग में इसका जिक्र किया गया है, वो है पार्ट 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इससे संदर्भ में कौन से जो आर्टिकल है वो है 5 से 11 तक का आर्टिकल है, वो सिटीजनशिप नागरिकता से संबंधित है। द पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट 1955 फॉर एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। जो पार्लियामेंट है भारत का, उसने 1955 को एक एक्ट पास किया, 1955 एक्ट पास किया सिटीजनशिप के संदर्भ में, जिसमें नागरिकता को प्राप्त करने और समाप्ति का जो उसमें जिक्र किया गया कि कोई भी नागरिक है वो भारत का नागरिक कैसे बन सकता है, कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है और कैसे उससे उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इस जो एक्ट था सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें अभी तक 6 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। 1986 में हुई थी, 92 में हुई थी, 2003 में, 2005, 2015 और 2019। लेटेस्ट जो हुई थी 2019 में हुई थी। जो 2019 के अमेंडमेंट का जो पर्पस था इज टू गिव इंडियन सिटीजनशिप, उसका जो पर्पस था वो था भारतीय नागरिकता प्रदान करना टू इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ 6 कम्युनिटी। 6 कम्युनिटी थी, जिनमें से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी एंड जैन। ये 6 जो कम्युनिटी थी, इनके जो नागरिक गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश कर गए थे, उनको नागरिकता प्रदान करनी थी। और ये 6 कम्युनिटी किन किन देशों से बिलोंग करती हो? बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इन तीनों देशों से बिलोंग करती हो। इस जो अमेंडमेंट पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। इसका क्या कारण था? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये तीनों मुस्लिम कंट्री हैं, जहाँ पर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी और जैनी ये माइनॉरिटी में है। जो एक्ट बना था उसमें कहा गया था कि इन तीनों देशों से जो माइनॉरिटी भारत में इलीगली तरीके से माइग्रेट कर गई हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, पर मुसलमानों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह इन तीनों कंट्री में मेजोरिटी में है। केवल माइनॉरिटी को ही देने का इसमें जिक्र किया गया था। तो जो मुसलमान जो गैर कानूनी तरीके से माइग्रेट कर गए थे भारत में, तो उन्होंने इस पर विवाद अपने राइट के लिए इस पर काफ़ी विवाद हुआ। नेक्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया कैन। जो भारत का नागरिक है क्या क्या कर सकता है? वोट इन इलेक्शन, इलेक्शन में वोट दे सकता है। कंटेस्ट इन इलेक्शन, चुनाव लड़ सकता है। होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ द कंट्री, भारत की कोई भी संवैधानिक पोस्ट पर ग्रहण कर सकता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, जजेस एक्सेट्रा आदि। और गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट गिवन ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। और भारत सरकार से सभी लाभ प्राप्त कर सकता है जो भारत सरकार अपने नागरिकों को दे रही है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय 5 वेज। 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, वंश के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कराकर, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी, किसी अन्य देश के क्षेत्र को भारत में मिलाकर तभी भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचों के पांचों जो मेथड है आपने ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो आपको यदि ये पांचों ध्यान में होंगे तो आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। आगे है सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड इन 3 मेथड। जो भारत की जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो 3 तरीकों से समाप्त की जा सकती है। पहला है रिनाउंसिएशन, त्याग। दूसरा है टर्मिनेशन, जो समाप्त कर कर। तीसरा है डेप्रीवेशन, वंचित कर कर। बाय रिनाउंसिएशन, त्याग का क्या अर्थ है? दिस इज अ वॉलंटरी एक्ट by which a person holding the citizenship of India as well as of another country may give up one of them। ये एक इच्छुक एक्ट है जिसके माध्यम से कोई आदमी जो भारत के साथ साथ किसी और देश की नागरिकता रख रहा है, वो इच्छुक रूप से भारत की नागरिकता को त्याग सकता है, छोड़ सकता है। बाय टर्मिनेशन, व्हेन एन इंडियन सिटीजन अक्वायर्स द सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। यदि कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है इच्छुक रूप से, द इंडियन सिटीजनशिप इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, तब भारत की नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं बाय टर्मिनेशन। ये भारत का नागरिक जब अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो भारत की नागरिकता है वो टर्मिनेट हो जाती है। बाय डेप्रीवेशन, किसी को नागरिकता से वंचित करना। जे कंपल्सरी टर्मिनेशन होती है ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जे मजबूरन केंद्र सरकार को भारतीय नागरिकता छीननी पड़ती है। इसके क्या कारण है? सबसे पहला, सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, नागरिक ने धोखे से भारत की नागरिकता ग्रहण की हो।
तब सेकंड है सिटीजनशिप, सिटीजन हैज शोन द डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई हो, बेवफा दिखाई हो। थर्ड है सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड और हेल्पेड विद द एनिमी ड्यूरिंग वार, नागरिक ने युद्ध के समय दुश्मन की सहायता की हो, उससे बातचीत की हो, उससे व्यापार किया हो। फोर्थ है द सिटीजन हैज विद इन 5 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के 5 साल के भीतर द सिटीजन हैज बीन इम्प्रिज्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर, नागरिक को किसी देश में 2 साल की सजा हो गई हो। फिफ्थ वन है द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली, जो नागरिक है वो भारत से लगातार 7 साल बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो, तब भी उससे जो है नागरिकता छीन ली जाती है। जैसे भारत का कोई नागरिक है आज 2022 में लगातार 7 साल वो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है, तो उसकी जो नागरिकता है वो उससे छीन ली जाएगी। नेक्स्ट मिसलेनियस जो सिटीजनशिप पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप, जो भारतीय जो संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप गहरी नागरिकता प्रदान करता है। नोट करने वाली बात क्या है, जो अमेरिकन सिटीजनशिप प्रोवाइड ड्यूअल सिटीजनशिप, जो अमेरिका का संविधान है वो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। आगे है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जे कौन लोग होते हैं। एंड NRI इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जे भारत का नागरिक होता है। हु होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। हैज़ टेम्परली इमिग्रेटेड टू अदर कंट्री, जो एक अस्थायी तौर पर किसी अन्य देश में गया है फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्राप्त करने के लिए गया है, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गया है, और एनी अदर पर्पज, चाहे किसी अन्य उद्देश्य के लिए गया है। पर्सन ऑफ इंडियन रीजन, जे कौन लोग होते हैं। अब PIO इज अ पर्सन ऑफ इंडिया, जे भारत का ही एक व्यक्ति होता है जिसका ओरिजिन भारत है। हुज पेरेंट्स आर एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, और इस व्यक्ति के जो दादा है माता पिता है वो भारत के नागरिक हैं, बट ही इज अ सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, पर वो खुद आप किसी अन्य देश का नागरिक है। PIO कैन विजिट इंडिया विदाउट वीजा, जो PIO है बिना किसी वीजा के भारत आ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो विदेशी नागरिक जो भारत में घूमने आते हैं, इलाज कराने आते हैं, उनको ये राइट्स नहीं प्राप्त होते। ये कौन कौन से राइट हैं? सबसे पहले तो आर्टिकल आप याद कर लें, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 और 30। ये 5 आर्टिकल हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 15 इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 में जो भेदभाव है धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जात, लिंग और जन्म के स्थान पर, उस पर इस भेदभाव की मनाही की गई है। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में समानता, मौकों की समानता, इसकी बात आर्टिकल 16 में कही गई है। जो भारत का नागरिक है उसे ही मौकों की समानता है। आर्टिकल 19 इसमें 6 प्रकार की जो फ्रीडम, आज़ादी है वो प्रदान की गई है। आर्टिकल 29 इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ मिनोरिटी, जो मिनोरिटी हैं, घटगिनती समुदाय हैं, उनकी भाषा, उनका कल्चर और उनकी जो लिपि है उसकी प्रोटेक्शन की बात कही गई है। आर्टिकल 30 में राइट्स ऑफ मिनोरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 में जो मिनोरिटीज़ हैं वो अपनी शिक्षक संस्थाएं उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनका गठन कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बात आर्टिकल 30 में कही गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो भारत में घूमने आए एक प्रवासी को निम्न में से कौन से राइट प्राप्त नहीं होंगे, तो ये 5 राइट हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये प्राप्त नहीं होंगे। अब चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक है हमारा आज का फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। These rights are added in the part 3 of the Indian Constitution under Article 12 to 35। जो फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान के भाग 3 में ऐड किए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। These were borrowed from USA Constitution। जो फंडामेंटल राइट है हमने जो अमेरिका के संविधान से हमने उधार लिए हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार इट इज़ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत की संविधान का सबसे ज़्यादा आलोचना वाला भाग है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइएबल, जो फंडामेंटल राइट है वो न्याय संगत है। जब भी कोई इसकी उल्लंघना करता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर इन अधिकारों को लागू कर सकते हैं। इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन, 7 मौलिक अधिकारों का जो जिक्र किया गया है। इन द ईयर 1978, 1978 में थ्रू 44 अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड। 44वीं शोध के माध्यम से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट की जो लिस्ट है उससे आर्टिकल है जो 44 जो अमेंडमेंट हुई थी उसके माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी है उसे डिलीट कर दिया था। ये आर्टिकल 31 था।
आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, अब ये डिलीट हो चुका है। नाउ इट इज अ लीगल राइट, अब ये कानूनी राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के 12वें भाग में 301 के अधीन ये अब लीगल राइट बन चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी। दी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर 6 इन द प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन। आज के जो संविधान में 6 फंडामेंटल राइट है उनका जिक्र है। द स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो राज है वो फंडामेंटल राइट पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पाबंदियां लगा सकता है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ये फंडामेंटल राइट पूर्ण नहीं है पर क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मीन्स ये कह सकते हैं ये योग्य हैं। फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी आर्टिकल कैन बी सस्पेंडेड, उनको मुअत्तल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की के दौरान। आर्टिकल 20 और 21 को जो है छोड़कर बाकी सभी जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। अभी चलते हैं आर्टिकल 19, कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एक्सटर्नल एग्रेशन। आर्टिकल जो 19 है उसे केवल तब ही सस्पेंड किया जा सकता है जब भारत पर किसी बाहरी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है, एक्सटर्नल जो हमला हो चुका है, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, किसी अंदरूनी बगावत के कारण, हथियारों की बगावत के कारण। आर्टिकल 19 उसे हम सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 12 है वो एक्सप्लेन करता है वर्ड स्टेट को। स्टेट वर्ड हैज बीन एक्सप्लेन इन अंडर आर्टिकल 12। अंडर आर्टिकल 12 के तहत जो स्टेट की क्या परिभाषा होगी उसे आर्टिकल 12 में उसका जिक्र किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब सस्पेंड होते हैं 20 आर्टिकल और 21, ये तो कभी सस्पेंड नहीं होते। जो आर्टिकल 19 है जब बाहरी हमला होता है तभी वह सस्पेंड होता है, बाकी सभी आर्टिकल वो सस्पेंड हो सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, पहला है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें मिला है आर्टिकल 23 एंड 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी का अधिकार हमें मिला है आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ये हमें मिला है आर्टिकल 29 और 30 में। राइट टू प्रॉपर्टी 31 आर्टिकल था, डिलीटेड थ्रू दी अमेंडमेंट 44। 44वीं सोच से आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आर्टिकल 32 है। सबसे पहले चलते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 ये क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी कानून के सामने समान है, चाहे वो पियून है, चपरासी है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी कानून के सामने समान है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और लॉ सभी को समान पूर्वक सुरक्षा प्रदान करेगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 है जो धर्म, नस्ल, जात, लिंग और बर्थ के स्थान के आधार पर जो भेदभाव है उसकी मनाही करता है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट, सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है, समान अवसरों की बात करता है। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये छुआछूत के खात्मे की बात करता है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक, मिलिट्री और अकेडमिक जो टाइटल उनको छोड़कर सभी प्रकार के जो खिताब हैं उनके खात्मे की बात करता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आर्टिकल 17 से, छुआछूत के खात्मे से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? 17। और आर्टिकल 18 से जो पद्म श्री है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये पुरस्कार किस आर्टिकल के माध्यम से दिए जाते हैं? वो है आर्टिकल 18। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। सबसे पहले आर्टिकल 19 पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिलेटेड टू फ्रीडम, आज़ादी से संबंधित 6 प्रकार के राइट हैं। सबसे पहला है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और विचार प्रकट करने का की आज़ादी। सेकंड है टू असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्वक इकट्ठे होने की आज़ादी और विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के इकट्ठे होने की राइट। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, कोई भी यूनियन और संस्था बनाने की आज़ादी। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की जो टेरिटरी है उसमें कहीं भी घूमने की आज़ादी। टू रिजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी भाग में सेटल होने और रहने की आज़ादी। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अपनाने की आज़ादी। टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी कारोबार करने की, ट्रेड बिजनेस करने की आज़ादी। ये 6 प्रकार की जो आज़ादी है वो आर्टिकल 19 में दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसिव, अपराधों के लिए यदि हमें दोषी ठहराया गया है तो उसके संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें जीवन और निजी जो स्वतंत्रता है, जीवन की रक्षा और स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से जो रिलेट है 1986 में
सॉरी 86 अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, उसके माध्यम से इस पार्ट को जोड़ा गया है आर्टिकल 21 में। 86वीं शोध 2002 में हुई थी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन दी सर्टन केसेस। कुछ मामलों में यदि हमें गिरफ्तार किया गया है, डिटेन कर लिया गया है, नजरबंद कर लिया गया है, तो उसके तहत हमें सुरक्षा प्रदान की गई है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 हम पढ़ चुके हैं कि हमें अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है कुछ मामलों में, तब हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 23 इसमें क्या गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग की स्मगलिंग होती है, उनका व्यापार होता है, मनुष्यों को बेचने की बात होती है, उसमें मनाही की गई है। एंड फोर्स्ड लेबर और जबरी जो काम कराया जाता है उसकी भी मनाही, बंधुआ मजदूरी जिसे हम कहते हैं, उसकी भी मनाही की गई है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज। 14 से कम उम्र वाले बच्चे जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके काम करने पर मनाही है। आर्टिकल 25 वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म का प्रचार करने, उसे अपनाने और उसका पेशा करने की हमें पूरी आज़ादी है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की आज़ादी आर्टिकल 26 में दी गई है। आर्टिकल 27 में फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए टैक्स पेमेंट करने से आज़ादी दी गई है, भुगतान की आज़ादी, हम टैक्स से छूट मिली हुई है किसी भी धर्म को प्रमोट करने पर। आर्टिकल 28 इसमें फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी भी शिक्षक इंस्टीट्यूशन में किसी विशेष धर्म को उसकी पूजा पाठ करने, उसमें शामिल होने की भी आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज है, कम गिनती घट गिनती जो लोग हैं, उनके सभ्याचार, लिपि, भाषा के प्रोटेक्शन की बात कही गई है। आर्टिकल 30 इसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कम गिनती हैं वो अपने एजुकेशनल जो संस्थाएं हैं उसका गठन कर सकते हैं और उसका प्रबंध कर सकते हैं। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, अब जे डिलीट कर दिया गया है, अब जे 300A में लीगल राइट बन चुका है। पार्ट 12 में ये आता है 300A के तहत लीगल राइट बन चुका है, डिलीट किया गया था 44 अमेंडमेंट के 1978 में। अब चलते हैं आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये राइट, ये जो आर्टिकल है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर ने निम्न में से किस आर्टिकल को भारत की संविधान और आत्मा कहा है। ठीक है, दिल और आत्मा कहा है, इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू 5 रिट्स, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो 5 रिट जारी करती है, वो भी आर्टिकल 32 के तहत। अब चलते हैं सबसे पहली रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसका क्या तात्पर्य है? द वर्ड हेबियस कॉर्पस इज द लैटिन टर्म, एक लैटिन शब्द है, विच मीन्स टू हैव द बॉडी, जिसका अर्थ है शरीर। दिस रिट इज इशूड, जे रिट जारी की जाती है अगेंस्ट द इलीगल अरेस्ट और अनलॉफुल डिटेंशन, किसी को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया है या किसी को गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया है, तब जे रिट इशू की जाती है। इफ अ पर्सन इज डिटेन अनलॉफुली, यदि किसी आदमी को गैर कानूनी तरीके से डिटेन कर लिया गया है, इज द रिलेटिव और फ्रेंड्स और एनी पर्सन कैन मूव दी हाई कोर्ट, कोई भी उसका दोस्त, रिश्तेदार और कोई भी पर्सन हाई कोर्ट जा सकता है बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 226 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में और 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में फॉर द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो फाइल कर सकता है, उसकी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है भी हमें हमारे दोस्त को, हमारे रिश्तेदार को गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया है। द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड विद द कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन, यदि कोर्ट एप्लीकेशन में जो कंटेंट दिया गया है उससे सेटिस्फाइड हो जाता है, सहमत हो जाता है, देन इशू द रिट, तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करता है। दिस रिट कैन बी इशूड टू अ प्राइवेट पर्सन और अ पब्लिक अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो किसी प्राइवेट पर्सन को भी जारी की जा सकती है और सरकारी कर्मचारी को भी जारी की जा सकती है। दिस रिट इज इन द नेचर ऑफ एन ऑर्डर, जे रिट एक ऑर्डर के नेचर में होती है। कॉलिंग अपॉन दी पर्सन, उस आदमी को बुलाया जाता है कोर्ट में, हु हैज रिटेन अ पर्सन इलीगली, जिसने गैरकानूनी तरीके से किसी अन्य पुरुष को, व्यक्ति को अरेस्ट किया है, नजरबंद किया है, टू प्रोड्यूस दी लेटर बिफोर द कोर्ट, और उस आदमी को जिसे नजरबंद किया गया है उसे कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर है वो जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मैंडेमंस। मैंडेमंस का मतलब होता है टू कमांड, ऑर्डर देना, हुक्म देना। दिस रिट इज इशूड टू अ पब्लिक ऑफिशियल, जे रिट केवल ओनली सरकारी कर्मचारी को जारी की जाती है। आस्किंग हिम, उस सरकारी कर्मचारी को, अफसर को कहा जाता है टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी, कि वो अपनी दफ्तर की ड्यूटी करे, दैट ही हैज फेल्ड, जिसे वो करने में फेल हो चुका है, और रिफ्यूज टू परफॉर्म, तथा उसे परफॉर्म करने के लिए उसने इनकार कर दिया है। इस के तहत जो अदालत है वो किसी अफसर, सरकारी अफसर को हुक्म देती है कि वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से करे। दिस रिट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्रेसिडेंट, गवर्नर,
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन। इस रिट में एक बात है कि ये रिट प्रेसिडेंट, राज्यपाल, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एनी किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट जारी नहीं की जा सकती। केवल सरकारी अफसरों के अगेंस्ट जारी की जा सकती है, किंतु वो इतनी हाई पोस्ट पर ना हो। नेक्स्ट जो रिट है वो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, मनाही की रिट। दी रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड। इस रिट का अर्थ है मना करना, टू स्टॉप रोकना। इट इज पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर। इस रिट को स्टे ऑर्डर भी के तौर पर भी जाना जाता है। दिस रिट इज इशूड बाय द अपर कोर्ट। ये जो रिट है अपर कोर्ट द्वारा जारी की जाती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, किसी लोअर कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को। वेन अ लोअर कोर्ट और बॉडी, यदि कोई लोअर अदालत या कोई बॉडी ट्राइज टू ट्रांसग्रेस द लिमिट्स और पावर, यदि कोई लोअर कोर्ट अपनी पावरों की जो लिमिट है उसे पार करने की कोशिश करती है, जो पावरें उन्हें प्राप्त हुई हैं, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड। इस मनाही की जो रिट है वो जारी की जाती है बाय द हाई कोर्ट के द्वारा, और द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, टू एनी इंफीरियर कोर्ट, हेठली अदालत को, और क्वैसी जुडिशियल बॉडी, किसी अर्ध न्यायिक बॉडी को, प्रोहिबिटिंग, उसे मना किया जाता है, दी लेटर फ्रॉम कंटिन्यूइंग दी प्रोसीडिंग इन दी पार्टिकुलर केस, उस केस के संबंध में और कोई प्रोसीडिंग जारी करने से मना किया जाता है, क्योंकि उस केस के संदर्भ में इस कोर्ट ने अपनी जो पावरें हैं, उस पावर की जो लिमिट है उसे क्रॉस किया है, पार किया है। आफ्टर इशूइंग दिस रिट, ये रिट जारी होने के बाद प्रोसीडिंग इन दी लोअर कोर्ट कम टू स्टॉप। लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको केस पर, वो बंद हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट है हमारी जो रिट है वो है सर्टियोरी। सर्टियोरी है, इसका अर्थ है टू बी सर्टिफाइड, तस्दीक करना, और टू बी इन्फॉर्म, सूचित करना। दिस रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू दी लोअर कोर्ट। ये रिट भी हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी की जाती है, ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है। एदर टू ट्रांसफर द केस पेंडिंग विद द लेटर, उसे हुक्म दिया जाता है कि जो केस उसके पास पेंडिंग पड़ा है उसे ट्रांसफर करें हाई कोर्ट में, अपर कोर्ट में, और टू स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस, और उस केस के संदर्भ में जो भी ऑर्डर दिया है उसे आदेश को रद्द करें। ये सर्टियोरी रिट है। ये रिट भी एक अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट को जारी की जाती है, जैसे कि प्रोहिबिशन जो है रिट जारी की जाती है। जो लास्ट है हमारी फिफ्थ रिट, वो है रिट ऑफ क्यू रेंटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द क्यू रेंटो लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। क्यू रेंटो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका क्या अथॉरिटी है, क्या आपका अधिकार है। दिस रिट इज इशूड बाय विद द व्यू टू स्टॉप अ पर्सन। इस रिट को जारी किया जाता है किसी आदमी को रोकने के लिए, फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट इंटिटल्ड। इंटिटल्ड का होता है अर्थ जो इसका हकदार नहीं। किसी आदमी को किसी ऑफिस, पब्लिक ऑफिस की ड्यूटी करने से रोका जाता है जो उसका हकदार नहीं। दी रिट रिक्वायर्स द कंसर्न्ड पर्सन टू एक्सप्लेन। ये रिट के माध्यम से उस आदमी से पूछा जाता है, कोर्ट पूछती है, बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स द ऑफिस, किस अथॉरिटी से उसने जे ओहदा संभाला हुआ है। हाई कोर्ट में इशू द रिट क्यू रेंटो। हाई कोर्ट है क्यू रेंटो की रिट जारी कर सकती है इफ अ पर्सन होल्ड एन ऑफिस बियॉन्ड द हिज रिटायरमेंट एज। यदि कोई आदमी अपनी रिटायरमेंट की उम्र पार करने के बाद भी अपने ओहदे पर कार्य करे, तब भी हाई कोर्ट उस आदमी को रिट जारी कर सकती है, उससे पूछ सकती है व्हाट इज योर अथॉरिटी, अब तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या अथॉरिटी है कि तुम अभी भी इस पोस्ट पर कार्य कर रहे हो। इसकी एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, उसका जो यदि उसकी अथॉरिटी है वो है स्कूल का अच्छे तरीके से संचालन करना। यदि वो प्रिंसिपल स्कूल से बाहर आकर बाजार में दुकानों को चेकिंग कर रहा है, दुकानदारों को परेशान कर रहा है, तो वह दुकानदार हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट जाकर इस रिट की सहायता से उस प्रिंसिपल को रिट इशू करवा सकते हैं, कि उससे पूछ सकती है हाई कोर्ट व्हाट इज योर अथॉरिटी, कि तुम्हारी अथॉरिटी क्या है जो तुम इन दुकानों को चेक कर रहे हो। तब वो प्रिंसिपल अपना जो जवाब सबमिट कर सकता है कि मेरी जो इन ऑर्डरों के तहत डीसी की तरफ से ड्यूटी लगी थी, इस अथॉरिटी से मैं इन दुकानों को चेक कर रहा हूँ, इनकी जांच कर रहा हूँ। आर्टिकल 33, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर। जो पार्लियामेंट है उसके पास शक्ति है कि वो फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकती है। किन के फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकती है? मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, हथियारबंद सेनाओं के मेंबर, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अदर रिलेटेड एजेंसीज। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अदर एजेंसीज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर, इनके जो फंडामेंटल राइट है उनको खत्म करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 33 के तहत। द लॉ नोट, इसमें बात नोट करने की क्या बात है, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33 के तहत जो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 34, दिस प्रोवाइड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। 34 आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट पर एक पाबंदी लग जाती है। वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ हो, जब विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, भारत की इस टेरिटरी के बीच, भारत है वो, उसमें 28 स्टेट हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस टेरिटरी में जहां कहीं भी मार्शल लॉ लगा हुआ हो, वहां पर फंडामेंटल राइट पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं आर्टिकल 34 के तहत। मुझे आशा है आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।